नेक्स्ट हम करते हैं डायबिटीज़ के जैसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की पैथोजेनेसिस लिखी हुई है, बल्कि पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉम्प्लिकेशन ये है कि बॉडी के अंदर ना जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड के अंदर, अब ये ना इस ग्लूकोज की वजह से ना बहुत सी जो है ना आपके समझ लें कि इसके प्रिकर्सर्स बनेंगे, ठीक है। ग्लूकोज के प्रिकर्सर्स कौन कौन से होते हैं? वो ग्लूकोज ड्राइव्ड ही होंगे सारे के सारे। वो कौन से होते हैं? ग्लाइकोजल भी हो सकता है, मिथाइल ग्लाइकोजल भी हो सकता है, कोई भी डेरिवेटिव बन के ग्लूकोज से उसने क्या करना है कि उसने जाके अटैच हो जाना है। हम करते हैं प्रिकर्सर्स कर लेते हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोज। उसने अटैच हो जाना है अमाइनो एसिड्स के साथ। अमाइनो एसिड्स के अटैच होने के बाद जो इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बने हैं। ये क्या करते हैं कि ये ना अब जाके उन्होंने ये बने कैसे हैं, पहली बात याद रखना कि ये नॉन इंजाइमेटिक बने, कोई इंसान नहीं चाहिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो एंड प्रोडक्ट है इसने जाके अटैच होना है रिसेप्टर के साथ, जिसे हम कहते हैं RAGE, मतलब रिसेप्टर है किसका, जो है ना एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब ये रिसेप्टर जो है ना वो कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अटैच होता है। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो एक्सप्रेस होते हैं ये रिसेप्टर्स मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लामेटरी सेल्स और भी होते हैं, उनके अंदर भी होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एंडोथीलियम के अंदर। और थर्ड ये अटैच करती है वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स। होता ये है कि जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स अटैच हुए हैं मैक्रोफेजेस के साथ, उन्हें करेंगे स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट करने के बाद क्या निकालेंगे, प्रो इन्फ्लामेटरी सेल्स निकालेंगे, साथ ही साइटोकाइन्स भी निकालेंगे, ठीक है। साथ ही जो है ना ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह भी निकालेंगे, और वहाँ पे अच्छी खासी जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाएगी जहाँ जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट जाके अटैच करेंगे। दूसरा है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम अब अटैच किया है तो क्या होगा, अटैच होने के बाद ये करवाएंगे प्रो कोआगुलेंट्स को एक्टिवेट करवाएंगे। प्रो कोआगुलेंट्स जो है ना एक्टिवेट होगा, पता है आपको कि वहाँ पे कोआगुलेशन हो जाएगी, कोआगुलेशन हो जाएगी तो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ये कि वेस्कुलर स्मूथ मसल से अटैच करेंगे तो वहाँ जाके ये नहीं कहेंगे कि आप प्रोलिफरेट कर जाओ, प्रोलिफरेशन करवा देंगे। और प्रोलिफरेशन करवाने की वजह से वहाँ पे जो है ना स्मूथ मसल्स या जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो बढ़ जाएगा, और स्मूथ मसल जो है ना वो उसकी थिकनिंग होना या जो भी है उसकी बेस मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है ना ये नवाब क्या करता है कि ये खुद ब खुद जो है ना वेसल से जो है ना क्या करता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को निकालना स्टार्ट कर दे, जैसे प्रोटीन्स वगैरह वो भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इससे, और निकल के तो रिमूव होके वहाँ पे प्रोटीन जो है ना वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना LDL जो है ना वो भी यहाँ पे ट्रैप कर देता है, क्योंकि ये वेसल्स की थिकनिंग होने के बावजूद होता ये है कि ये बहुत लीकी हो जाती हैं वेसल्स। लीकी होने की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन्स बाहर निकल जाएंगे, और इसके अलावा जो है ना LDL जो है ना वो भी ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब LDL ट्रैप होंगी, साथ कोएगुलेंट्स भी आ रही हैं, इस और इन्फ्लामेशन भी साथ हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस करवाती हैं। बड़ी बड़ी वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस करवाती हैं, और छोटी वेसल्स को क्या करवाती हैं, लीकी करवा देती हैं। एक तो ये लिखा हुआ है। सेकंड आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये करवाती हैं, एक्टिवेट करवाती हैं प्रोटीन काइनेज C को। अब ये क्यों एक्टिवेट करवाते हैं, होता ये है कि अगर बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ये जाके एक्टिवेट करेगा डाइएसाइल ग्लिसरॉल को, इसको एक्टिवेट करवाएगा, ज़्यादा करवाएगा। ये एक्टिवेट करवाएगा फास्फोकाइनेज C को। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बनाएगा प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स। प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स जब रिलीज़ होंगे तो ये जाके क्या करवाएंगे, न्यू वेसल्स बनाएंगे। न्यू वेसल्स जो बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं VEGF कहते हैं, ठीक है। तो VEGF से क्या होगा कि नई वेसल्स बनेंगी। तो आपको पता है कि जब नई नई वेसल्स बनती हैं कोई भी जगह, किसी भी जगह पे अगर नई वेसल्स बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फेब्राइल सी होती हैं और बहुत लीकी होती हैं। लीकी होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और ये आपकी मेनली जो इफेक्ट करती हैं वो रेटिना को इफेक्ट करती हैं। तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं जब उनका ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें ये होता यही है मेनली कि उसमें जो है ना उसकी वेसल्स बहुत लीकी हो जाती हैं, बावजूद इसके कि उनकी बेस मेम्ब्रेन जो है वो थिकनिंग हो रही होती है। अच्छा, एक ना थर्ड बात ये लिखी हुई है आपकी बुक में कि ना पोरियोल पाथवे भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉर्बिटोल में, और सॉर्बिटोल से कन्वर्ट होगा किसके अंदर, फ्रक्टोज में। लेकिन होता ये है कि इस प्रोसेस के अंदर NADPH लग रहा होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये वाली बात जब हमने ब्लड पढ़ा था, उसमें ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी के अंदर मैंने बताया था आपको कि NADPH चाहिए होता है किसके लिए, जब ग्लूटाथायोन बॉडी में एक्ट करता है
किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है तो वो इसको कम कर देता है, कैसे, ऑक्सीडाइज्ड होकर खुद, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसको दोबारा से रिड्यूस होने के लिए चाहिए होता है क्या, NADPH। लेकिन जब NADPH नहीं होगा, सही है। अच्छा, और ये किस किस ऑर्गन्स में होता है, ये उन ऑर्गन्स में होता है जिनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं थी ग्लूकोज को पास आउट करने के लिए। सो ये वो ऑर्गन्स होते हैं, ये वो टिश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से, जैसे नर्व्स होगी, उनको भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट थे वो लोग भी। इसके अलावा लेंस हो गया, इसके अलावा किडनी हो गया, ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अब इनमें क्या होगा कि जब ये इनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, क्योंकि इनमें तो NADPH यूज़ हो गया है, किस लिए यूज़ हो गया है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होगा, जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा तो इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमारे पास ग्लूटाथायोन है वो रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये डैमेज लेंस में, किडनीज़ में, ब्लड वेसल्स में होती है। अब आपको पता है कि अगर ये इफ़ेक्ट कर रहा है वेसल्स को, तो वेसल्स भी हर जगह हैं। अगर ये इफेक्ट कर रहे हैं NADPH जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है, तब भी तो हर बहुत से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी बात करें कि वेसल्स नहीं बढ़नी है तो ये मेनली रेटिना को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ना ये सारा पैथोजेनेसिस चल रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी को ही इफेक्ट कर रहा होता है ये। बात करते हैं मेनली कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, हम अलग अलग ऑर्गन्स की बात करेंगे। अगर हम बात करें पैंक्रियाज की, तो आपने बस 2-3 बातें नोट कर लें कि पहली बात ये कि अगर जो है ना पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं, सेल्स जो होते हैं वो अगर साइज़ में या जो आइलेट्स होते हैं वो साइज़ में कम हो जाते हैं, किसके अंदर, मेनली हमने कहा था डिस्ट्रक्शन होती है, एट्रोफी होती है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 के अंदर, ठीक है, ये उसके अंदर होता है। सेकंड, वो कहते हैं कि ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ल्यूकोसाइट्स अगर आ जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट होते हैं, मेनली किसके अंदर होती है, हमने बताया था फ्री फैटी सेल्स आएंगे, और वो सब कुछ जो पैथोजेनेसिस हमने की थी कि फ्री फैटी सेल्स आके ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, और ये सारा काम करवा रहे थे किसके अंदर, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के अंदर भी, और इसके अलावा टाइप 1 के अंदर भी, ठीक है। तो ये जो है ना टाइप 2 में भी होते हैं और टाइप 1 के अंदर भी होते हैं, बोथ अपने लिखना है इसके अंदर। अगर हम थर्ड की बात करें तो हमने कहा था कि एमाइलॉइड की डिपॉजिट होता है। तो ये किसके अंदर डिपॉजिट होता है, क्योंकि टाइप 1 में तो इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होता, उसमें तो मसला ही होता है। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जब उसका हाइपरप्लेजिया होता है, उसके साथ जो ना वो एमाइलॉइड भी एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के अंदर होता है, ठीक है। ये अपनी बात देते हैं, इसमें होता है कि ये है कि वहाँ पे ना पिंक एमोर्फिस मटेरियल जो है ना वो अराउंड कैपिलरीज जो है ना वो इसके अंदर पैंक्रियाज में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो पैंक्रियाज को इफेक्ट हो गया। वेसल्स में क्या इफेक्ट होती हैं, वेसल्स में ये होती है कि 3 तरह की होती है कि मैक्रोवास्कुलर, मतलब जो बड़ी बड़ी वेसल होती है, जैसे हमारी एओर्टा हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ी वेसल सप्लाई कर रही होती हैं, हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होता है, तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि वो सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, प्रोकागुलॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा LDL की जो ना वो अंदर ट्रैप हो जाता है। इन सब केसेस में क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना वो सब आर्टरीज को इफेक्ट करती है। इससे क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर लिम्स वगैरह इफेक्ट करेगी तो इससे क्या हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, सही है, तो स्कीमिया हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस, अच्छा ये क्या होती है कि इसमें ना जो आर्टरीज हैं उनकी ना हार्डनिंग हो जाती है, मेनली इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है। अच्छा, होता ये है कि इसमें ना अमोर्फिस किस्म का ना पिंक कलर का ना ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ये खैर इस तरह नहीं होता, होमोजीनस सा डिपॉजिट होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ये आर्ट्रियोल्स को इफेक्ट करती है। ये बड़ी वेसल्स थी, ये दरमियानी आ गई हैं, छोटी आ गई हैं, ठीक है, इस तरह याद करना है। इसमें क्या होती है, हाइलिन की डिपॉजिट होती है, लेकिन मेनली किस वजह से होता है, ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है, लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से भी ये हो सकता है। हम बात करें मैक्रोएंजियोपैथी की, तो आपको पता है कि मैक्रो वेसल्स जो होती हैं वो हर जगह होती हैं, कहाँ कहाँ, रेटिना में, स्केलेटल मसल्स में, स्किन में, रीनल सेल्स में, रीनल मेडुला के अंदर। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें क्या करवाते हैं, कि डिफ्यूज़ थिकनिंग करवाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो ये बात है ना, डिफ्यूज़ थिकनिंग होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, किसकी, छोटी वेसल्स की, ठीक है। अब ये ना थिकनिक तो होती है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, थिकनिक बेशक होती है लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, बहुत ज़्यादा ये लीकी होती है, ठीक है। लीकी होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके इतने प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपकी किडनी के अंदर, आपके इसके अलावा जो थे ना जो जितने भी रेटिना के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, बात है कि इसमें जो डिपॉजिट होती है वो किस चीज़ की होती है, वो टाइप 4 कोलेजन की होती है, सही है। मैं बताती चलो, ये वाला जो ये आपका हुआ है वेसल्स के अंदर, ये आर्टेरियल जो ना रीनल की हाइलिन स्क्लेरोसिस हुई हुई है। तो ये देखिए, ये डिफ्यूज़ थिकनिंग हो जाती है इस तरह से। अच्छा, यहाँ हम बात करें, मैंने कहा था कि जो ना मैक्रोएंजियोपैथी में क्या होती है कि थिकनिंग होती है, लेकिन सिर्फ उसकी थिकनिंग ही नहीं होती, बल्कि जो रीनल ग्लोमेरुलाई के बेस में मेम्ब्रेन होती है उनकी भी थिकनिंग हो जाती है। तो ये थिकनिंग हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है।
असल में ना डायबिटीज़ की वजह से ना मैंने बताया था आपको कि छोटे छोटे जो मैक्रो वेसल्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। उस अफेक्ट उन्हीं की, क्योंकि रेटिना के अंदर भी क्या होती है, ऐसे रेटिना होती है ना, तो उसके अंदर भी जो होती हैं ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, इस तरह होती है। तो इनकी वेसल्स को अफेक्ट करेगा तो लीकी होंगे, फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड निकलने के बाद जो है ना वहाँ पे नई वेसल्स आ जाएंगी, क्योंकि मैंने कहा था कि वेजएफ आ जाती हैं, न्यू वेसल्स बनेंगी तो और प्रोलिफरेशन हो जाएगी, वहाँ पे और प्रॉब्लम फट जाएगी, रेटिना का सारा सारा स्वेलिंग हो जाएगी। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। आई के अंदर बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ है रेटिना की प्रॉब्लम्स और उसकी स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस कौन सी होती है, प्रोलिफरेटिव होती है, ठीक है, और नॉन प्रोलिफरेटिव होती है। पहले होती है नॉन प्रोलिफरेटिव, फिर होती है प्रोलिफरेटिव। मतलब प्रोलिफरेटिव मतलब ये कि न्यू वेसल्स जो है ना प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आती हैं। वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे आई के अंदर। यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे खास से, ठीक है, और ये इतनी सीवियर होती है कि बाद में जो है ना ब्लाइंडनेस भी करवा देती है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में बताया था कि नर्व जो होती हैं उनमें वो डिपेंड नहीं करती इंसुलिन पे, तो उनमें ग्लूकोज ऐसे चला जाता है। ग्लूकोज ऐसे चला जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा सॉर्बिटॉल में, NADPH यूज़ हो जाएगा। NADPH यूज़ हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, तो इनको ऑक्सीडेटिव डायरेक्ट स्ट्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि वेसल्स तो नर्व्स को भी सप्लाई कर रही हैं, तो अगर मैक्रो एंजियोपैथी होगी तो वो भी इन्फेक्ट करेगी, ठीक है। मैक्रो एंजियोपैथी जो होगी वो भी इफेक्ट करेगी इनको और इनका इंस्टीमिया करवा देगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरोपैथी ना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। मेनली जो होती है वो पेरिफेरी भी होती हैं, फिर जो है ना वो बाकी चीज़ों को करती होती हैं, ठीक है। तो ये हमने सारा का सारा ये हमने आई में डिटेल से पढ़ना है। अच्छा, एक और बात आपने पढ़नी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये आपका किडनी का है, ठीक है, टॉपिक, लेकिन इसको आपने यहाँ भी पढ़ना है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी वो किडनी में जो आपका यूजस का सिलेबस इसमें मेंशन किया हुआ है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़नी है, तो वो आपने यहाँ पढ़नी है, उसको हमने कंप्लीट पढ़ना है। आपने कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो बाकी चीज़ें मैंने बताई है वो इनफ हैं, वो बेशक आप रीड भी ना करें, लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी को अपने लास्ट में ही रीड करना है। और एक और बात, आपको इसके नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बेशक यहाँ से क्योंकि रीड थोड़ा बहुत ही करना होता है डायबिटीज़ मेडिसिन। अच्छा, तो अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए किडनी में ना क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी। मैंने बताया था आपको कि सपोज करें कि ये जो है एक मिनट, ये है इसका ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर जो है ना वो क्या आ रही हैं, वेसल्स आ रही हैं, ये आफ्रंट आ रही हैं, ये इफ्रंट जा रही हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी वेसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद दरमियान में जो होता है उसका मेसेंजियम होता है। ग्लोमेरुलस के दरमियान में ये क्या होता है, मेसेंजियम होता है, मेसेंजियल सेल्स होते हैं इसके अंदर, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। अब होता ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने कहा था कि थिकनिंग हो जाएगी किसकी, छोटी छोटी वेसल्स की। तो ये छोटी छोटी वेसल्स आ रही हैं तो इनकी थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा थिकनिंग हो जाएगी, डिफ्यूज़ थिकनिंग हो जाएगी। मैंने बताया था आपको, भी दिखाया भी था, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह आ रहे होंगे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो मेसेंजियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइब्रोसिस के बाद नोड्यूल्स टाइप बन जाएंगे। अच्छा, मैं बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी। एक तो ग्लोमेरुलस के अंदर लियन बन जाएंगे, ही लियंस बन जाएंगे। इसके अलावा रीनल वेस्कुलर्स की प्रॉब्लम्स होंगी। मेन जो ये आफ्रंट आ रही है इनका स्क्लेरोसिस हो जाएगा, हम इसे कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब हम किडनी की बात करते हैं एज अ होल हम बात करें किडनी की, तो क्या होगा कि उसका अंदर वाला पार्ट होता है, मेडुला वाला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, उनमें क्या होती है कि उनमें इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनका पाइलोनेफ्राइटिस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, या फिर उसे कहते हैं नेक्रोटिएजिंग पेपिलाइटिस, कहते हैं कि हर चीज़ की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हम ग्लोमेरुलाई की बात कर रहे थे, तो इसमें हम बात करते हैं आपको पहले लेके डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि मेसेंजियम है ये वाला पार्ट, इन सब की ना हर जगह स्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट होती है स्क्लेरोसिस में बताया कि वहाँ पे डैमेज होगी, हर सेल्स डैमेज होने के बाद जो है ना वो स्क्लेरोस हो जाएंगे, क्योंकि जब सिंथेसिस नहीं हो रही है, सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, तो वहाँ पर स्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ये जब स्क्लेरोसिस डिफ्यूजली हो रही होती है तो होने के बाद क्या बनाते हैं वहाँ पे नोड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस के यहाँ पे नोड्यूल्स बन जाती है, इस टाइप के बड़े बड़े नोड्यूल्स हमें नज़र आ रहे थे स्क्लेरोस्ड हुए हुए। इन नोड्यूल्स का एक स्पेसिफिक नाम है जिन्हें हम कहते हैं कार्मल स्टील विल्सन लियन। ये देखें, ये है किडनी, ठीक है। किडनी के अंदर मोस्टली ये इस तरह के नोड्यूल्स नहीं होते, ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह के सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। अब इस तरह के ये जो मोटे मोटे नोड्यूल्स बन गए हैं, इसे हम कहते हैं बाल लाइक डिपॉजिट ऑफ लेमिनेटेड मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स जो है ना डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैथोगोनिक जो है ना फीचर है, मेन वो अगर ये फीचर किसी किडनी के अंदर है, इसका मतलब कन्फर्म है कि डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है और डायबिटीज़ जो इफेक्ट कर रही है किडनी को। और इसे हम कहते हैं कार्मल स्टील विल्सन लियन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। मेम्ब्रेन
आपको बेस मेम्ब्रेन की जो ना मेन समझ जो आएगी ना वो बताऊंगी। आप किडनी की चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें पता समझ आएगा कि बेस मेम्ब्रेन क्या होती है, कहाँ थिकनिंग होती है। बस याद रखेंगे यहाँ थिकनिंग हो जाएगी और यहाँ बड़े बड़े जो है ना वो नोडुल्स बन जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने कहा था रीनल की आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो रही होती है, तो जो आफ्रंट और एफ्रंट जा रही होती है उनकी हालिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। इसके अलावा मैंने बताया आपको पायलोनेफ्राइटिस होता है, तो पायलोनेफ्राइटिस जो होता है वो इंटरस्टिशियम टिश्यूज़ के अंदर होता है और वहाँ से क्या करवाते हैं कि नेक्रोटिजिंग पेपिलाइटिस करवा देते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सो आपकी किडनी का इतना ही था कि आपकी किडनी को ग्लोमेरुलाई को इफेक्ट कर रही होती हैं, उनकी आर्टरीज को इफेक्ट कर रही होती हैं, उनकी मेजर वेसल्स को इफेक्ट कर रही होती हैं और उनकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को की डिफ्यूज थिकनिंग हो रही होती है। आपने इनके नाम लाजमी याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपका डायबिटीज मेलिटस एंड हुआ। नेक्स्ट मैं आपकी यूज करवाऊँगी।